स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत के नेक्स्ट लेक्चर के विषय पे और हम मतलब ऑलमोस्ट कगार पर ही हैं चैप्टर को कंप्लीट करने पे। और आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा होगा, आप इसके कमांड बुला रहे होंगे। तो थोड़ा सा स्लोली चल रहा है, बहुत लंबा एक पोर्शन हमने इसको कवर करने पे लगाया है, लेकिन जानबूझ के कि धीरे धीरे चीजें आपकी कंप्लीट हो और आप एक अच्छे डिस्टेंस से पूरे पोर्शन को कवर कर जाए, है ना। कोई रिवीजन भी हो जाए, कहानियां भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणी जगत का अगला विषय पढ़ने के लिए। तो पॉइंट ये आता है कि प्राणी जगत को जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये जो किंगडम फाइलम वगैरह हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया। अब आज का टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, फाइलम्स पूरे डिवाइड हो गए। अब हम यहां पर ये पढ़ेंगे कि जीवन में मतलब मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ा है, तीन बातें, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, मतलब वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब मैंने उसमें से एक शॉर्ट रिवीजन जल्दी से मैं आपको करा दूं कि जो हमारे पास में कॉर्ड है, एक बात याद रखना, कॉर्डेटा के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं, इसको आप रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना कि कॉर्डेटा के मुख्य लक्षण में सबसे पहला चीज आता है कि इनके पास में नोटोकॉर्ड है। ये तो किसी के पास में नहीं होता, नोटोकॉर्ड तो इसी के पास में रहेगा। दूसरी बात आती है इनके पास में डॉर्सल यानी पृष्ठीय, ऊपर से हॉलो खोखला, ठीक है, वो भी सिंगल, है ना। और क्या पाया जाता है इसका, नर्व कॉर्ड, ये पाया जाता है। तो तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा इसके पास में, क्या पाया जाएगा, तंत्रिका रज्जु, ठीक है। और ये तंत्रिका रज्जु जो है वो पाया जाएगा डॉर्सल हॉलो। डॉर्सल हॉलो का मतलब क्या होता है, पृष्ठीय, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, है ना। और सिंगल का मतलब क्या हो गया, एकल। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इनके पास में जो हार्ट होता है वो होता है वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल हार्ट मतलब अधरीय हृदय, हृदय जो है अधर भाग में रहेगा। ये तीसरी बात हो गई, मुख्य लक्षण है। चौथे नंबर का पार्ट आता है एनाल टेल। एनाल टेल का मतलब होता है गुदीय, गुदा के ऊपर में गुदीय पुच्छ, ये बात हो गई, ठीक है। फिर गिल्स और वगैरह बारी सारी चीजें होती है, लेकिन मुख्य तीन चार लक्षण जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है, इनको याद रखना। फिर पॉइंट आता है कि अब कॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर हम इसे दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, है ना, यूरोकॉर्डेटा। और दूसरा वर्ड आता है जो हमारे पास में होता है सिफेलोकॉर्डेटा, है ना, ये भी पार्ट आ जाता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा आ गया। एक एक रिवीजन फटाक से मारो, इसको क्या मतलब होता है इन दोनों का। अब वर्टिब्रेटा तो जानते हैं। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है भाई कि इनके पास नोटोकॉर्ड जो है ना, नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड लार्वा स्टेज में, बस लार्वा स्टेज में प्रेजेंट है, स्टेज। और कहां प्रेजेंट है, सिर्फ पूंछ पर, सिर्फ कहां पर, पूंछ पर, उसके अलावा कहीं और प्रेजेंट नहीं है। ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया यूरोकॉर्डेटा। यहां ट्यूनिसिन प्रोटीन से कवर रहता है, ये दूसरी बात हो जाती है, ट्यूनिसिन से कवर है, और ये इसकी बात हो गई, ठीक। फिर पॉइंट आया सिफेलोकॉर्डेटा। इस पे पॉइंट आता है कि नोटोकॉर्ड पूरे शरीर में, सिर से पुच्छ तक हर जगह पाया जाएगा। और दूसरी बात आती है कि जब पूंछ तक है, सिर से पूंछ तक है, तो दूसरा पॉइंट यहां निकल कर आता है कि संपूर्ण जीवन भर, पूरे जीवन भर नोटोकॉर्ड के रूप में ही रहे। और तीसरा पॉइंट फिर जब अपन वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक शॉर्टकट निकल कर आता है कि वर्टिब्रेटा में क्या है कि इनका जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड ये रहेगा भ्रूणीय अवस्था में। किस अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। अब ये भ्रूणीय अवस्था के बाद जैसे ही वो एडल्ट कन्वर्ट होता है, बनता है, तो एडल्ट से नोटोकॉर्ड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया जब वो एडल्ट बन जाएगा, तो हो गई कहानी। और भ्रूणीय अवस्था में जब तक है तब तक तो ऐसा ही रहेगा। तो हो गई कहानी हमारी कंप्लीट, इसी के बेसिस में बात करनी है, ठीक है। रिवीजन बढ़िया कर लेना भाई कि एम्फिऑक्सिस, लैंसलेट्स, है ना, ये सारा चीज जो होता है ये पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा और आसान क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल, सिफेलोकॉर्डेटा का इसका जो है वो सल्पा, ये मतलब है ना, और क्या बोलते हैं वो एक और क्या था, एसिडिया,
इसका क्या था, एम्फिऑक्सिस, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब इसमें आ सकते हैं। और उसके बाद वर्टिब्रेटा को तो हम पढ़ने ही जा रहे हैं। सो अब हमारे पास में अगला फाइलम है, अगला जो सब फाइलम है वो है सब वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा इसलिए क्योंकि अब इनके पास में वर्टिब्रल कॉलम बन जाते हैं। ये हमारे लिए वेल नोन है, बहुत हद तक हम इनको जानते हैं, तो हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और धीरे धीरे हम इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे अगर कुछ नहीं देखा है तो पक्षियों को तो देखा ही है, गिरगिट रिंग मछलियों को देखा है, जानवरों को देखा है, तो सबके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है कि अगर हम वर्टिब्रेटा को पढ़ रहे हैं, हालांकि फ्लो चार्ट है लेकिन फिर भी पहले मैं अपना फ्लो चार्ट बना देता हूं मैं, कि अगर वर्टिब्रेटा क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा एक बात याद रखना, फाइलम का सब फाइलम है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये है क्या, तो सब फाइलम है। जब इसमें हमने सब फाइलम को किसी विशेष गुण के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांट दिया, और ये जो दो भागों में बांटा है इसमें से एक का नाम है नाथा, ठीक है, इसको एक्चुअली अनाथा कहते हैं। हिंदी में नाथा अनाथा कह देते हैं और इंग्लिश में अग एजी लिखा हुआ रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है उसे अपन कहते हैं अनाथा, ठीक है, अनाथा। और उसके बाद आ जाता है नाथा स्टोमेटा, नाथा स्टोमा, ये दो वर्ड आता है, अनाथा स्टोमा, ठीक है, ये वर्ड आ जाएगा। और इसके बाद नाथा स्टोमा, स्टोमा मतलब माउथ, हाइपोस्टोम होता है ना वो, स्टोम मतलब माउथ, माउथ में ना। अनाथा का मतलब होता है जबड़ा रहित, जबड़ा रहित। तो अगर जबड़ा नहीं है नथ में, मुंह में जबड़ा नहीं है, नथ मतलब हाइपोस्टोम समझ रहे हो, स्टोम मतलब माउथ, और अनाथा मतलब जबड़ा नहीं है, तो मुंह बिना जबड़ा का, जबड़ा रहित मुख, तो इनका मुख जो है वो जबड़ा रहित है। और नाथा स्टोमा का मतलब होता है जबड़ा सहित, जबड़ा सहित मुख, तो इसका मुख जो है वो जबड़ा के साथ में है। तो अगर जबड़ा के बिना है तो सीधी सी बात है, अगर हमारा जबड़ा हटा दिया जाए तो हमारा मुंह गोल हो जाएगा, सर्कुलर माउथ हो जाएगा। उसका नाम कैसा हो जाएगा, वो मुंह कैसा हो जाएगा, सर्कुलर माउथ, मुंह जो है वो गोल गोल हो जाएगा। और अगर माउथ गोल गोल हो गया तो एक चीज निकल कर आती है कि उसे हम कह सकते हैं साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा, माउथ गोल रहेगा उसका, ठीक है, मुंह उसका गोल रहेगा। फिर दूसरी पॉइंट निकल कर आती है कि अगर वो नाथा है तो नाथा जो इसका मतलब जबड़ा है उसको फिर हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पॉइंट आता है कि किसी किसी के पास में सिर्फ दो ही लिम्ब होते हैं, दो लिम्ब। लिम्ब का मतलब आप लोग जानते हैं, लिम्ब का मतलब होता है पैर, मतलब पाद, वही फुट वगैरह। तो अगर केवल दो लिम्ब हैं तो उन्हें हम कहते हैं पिसीज, ठीक है, हम उसे कहते हैं पिसीज। और पिसीज का मतलब ये होता है, इसे अपन कहते हैं मछलियां, मतलब मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य जो भी होगा से या मत्स्य, है ना। अब पिसीज मछलियां दो प्रकार की होती है भाई। इसके बाद जो दो पैर वाले जानवर हैं, दो पैर हैं जिनके पास टू लिम्ब हैं, वो दो तरीके के होते हैं। या तो उनकी हड्डी कॉन्ड्रिक्थीज होती है, कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कॉन्ड्रिक्थीज हिंदी में भी कहते हैं। और दूसरा होता है ऑस्टिक, ठीक है, ऑस्टिक थीस। ऑस्टिक थीस का मतलब होता है जिसके पास अस्थि पाई जाती, कॉन्ड्रिक ऑस्थी, ये अब याद रखना। कॉन्ड्रिक थीस का मतलब होता है इनके पास ना जो हड्डी मतलब कंकाल है उपास्थि का बना हुआ रहेगा, ये अस्थि का रहेगा। अगर उपास्थि अस्थि नहीं पता है तो ये याद रखना कि इसे कहते हैं कार्टिलेज का बना हुआ कंकाल, कार्टिलेज का स्केलेटल पाया जाएगा कंकाल। और अस्थि का मतलब होता है बोन्स वाला कंकाल पाया जाएगा, बोन्स का कंकाल पाया जाएगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो भाग है ये हमारा ऑस्टिक थीस वाला भाग है, कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस। अब जब इसके पास नथ है तो हो सकता है किसी किसी के पास में फोर लिम्ब भी होता है। अब फोर लिम्ब का मतलब चार पैर, चार पाद होते हैं, दो हाथ आगे के दो पीछे के, तो इस हिसाब से नाम बनता है। तो इन्हें चार पैर है, दैट्स व्हाई इनका नाम रख दिया जाता है टेट्रापोडा। क्या नाम रख दिया गया इसका, टेट्रापोडा। अभी सबको पढ़ना है हमको, साइक्लोस्टोमा, फिर इसके बाद कॉन्ड्रिक थीस, ऑस्टिक थीस, टेट्रापोडा, सबको। और चार पैर वाले जानवर फिर हमारे पास इस दुनिया में चार पांच प्रकार के हैं। इनमें से एक आता है उभयचर, मीन्स एम्फीबियंस। दूसरा आता है हमारे पास में, ठीक है, ये भाग आता है रेप्टाइला, सरी, श्रिप, ये भाग होता है। तीसरे नंबर का भाग हमारे सामने में आता है सरीसृप के बाद में, वो आता है हमारे पास में पक्षी यानी एवीज।
और चौथे नंबर का भाग आता है जिसे अपन कहते हैं स्तनधारी। ये चार्ट जितना अच्छा याद रहेगा उतना बढ़िया आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, इस चैप्टर की खास बात ही यही, जितना आप चार्ट बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे उतना बढ़िया बढ़िया आपको जल्दी चैप्टर रिवीजन होता जाएगा। आइए थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं। अपने हिसाब से याद रखना कि इनके पास जो लिम्स होते हैं, अच्छा याद रखना ये जो लिम्ब मैंने कहा है वो फिन्स कहलाते हैं। असल में इनके जो लिम्ब हैं, पैर हैं, वो फिन्स कहलाते हैं। इनके पास फिन्स पाया जाएगा, फिन्स। ठीक है, मतलब वही जो फ्लिपर होता है जो तैरने की मदद करता है, और इनके पास लिम्स रहेगा। आगे पॉइंट पे देखो, इंग्लिश में अगर मतलब फुल बेहतरीन चार्ट बनाना हो तो वर्टिब्रेटा है, जिनका जीवन भर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के रूप में रहता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक जॉलेस जबड़ा रहित और एक होता है बियर जॉ, इनके पास जबड़ा होता है। जिनके पास जबड़ा नहीं होता उनकी क्लास का नाम होता है साइक्लोस्टोमा। याद रखना, साइक्लोस्टोमा क्या है, क्लास है। साइक्लोस्टोमा, सर्कुलर माउथ, गोल गोल मुंह रहेगा और इनकी संरचना आपने देखा होगा ऐसा। ठीक है, ये हैक फिश वगैरह लैम्प्रे होता है, मुंह उसमें रहता है। इसे अपन कहते हैं, अच्छा अनाथा मतलब जी को साइलेंट है ना, जी साइलेंट है। अनाथा, नाथा, नाथा, अनाथा, तो नाथा स्टोमा है ये। इसके पास जबड़ा है, तो जबड़ा दो तरीके के प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर इनके अंदर सुपर क्लास बनता है और सुपर क्लास में पीसेस और उसके बाद टेट्रापोडा। पीसेस यानी बियर फिन्स, इनके पास फिन्स होता है और इनके पास में लिम्स यानी पैर होते हैं, दैट्स व्हाट टेट्रापोडा है। जिसके पास फिन्स होता है उनकी हड्डियों के आधार पर, उनका कंकाल के आधार पर दो भागों में हमने बांटा। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब इनके पास जो है वो संरचनाओं में उपास्थि पाया जाएगा, और इसके पास में पाया जाएगा हड्डी मतलब अस्थि पाया जाएगा, है ना, बोन्स। फिर हमने जब सुपर क्लास में आ गए, टेट्रापोडा में आ गए, तो टेट्रापोडा के चार प्रकार हैं, एम्फीबियंस उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी और उसके सबसे अंत में मैमेलिया। एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे, सबका रिवीजन करेंगे। एग्जाम्पल याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, एसिडिया, सल्पा, है ना, डोलियोलम, ये याद रखना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, यूरोकॉर्डेटा का। फिर हम पहुंच गए सिफेलोकॉर्डेटा में, तो वो हमारा एग्जाम्पल एम्फिऑक्सिस का है, लैंसलेट्स का है, वो एक तो पता ही है। अब हम पहुंच गए सबसे पहला फाइलम, ये भी हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो तो हिंदी में देख लेना यहाँ पर, है ना, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्टिब्रेटा डिवीजन हमने डिवाइड किया, वर्टिब्रेटा जो है वो उसका डिवीजन किया हमने। तो अनैथोस्टोमा, हिंदी में दिक्कत हो तो अनैथो लिखा हुआ देखो, अनैथोस्टोमेटा, जिसके पास जबड़ों का अभाव रहेगा और इसमें एक ही वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा। जिनके पास में दूसरा वर्ड आता है नैथोस्टोमा, और नैथोस्टोमा का मतलब होता है जबड़े उपस्थित होंगे, जबड़े उपस्थित होंगे। और जब जबड़े उपस्थित होंगे तो दो तरीके हो सकते हैं, पहला वर्ड होता है पिसीज और दूसरा वर्ड होता है टेट्रापोडा। आपको लगे मैं इंग्लिश में लिखा हूं तो देख लो मियां, पिसीज को हिंदी में पिसीज ही लिखते हैं। पिसीज जो होता है, ये पॉइंट याद रखना, इनके पास पख, गिल्स, फिन्स ये प्रेजेंट रहते हैं, फिन्स तैरने में इन्हें मदद करते हैं। ठीक है, और जिसके पास पख उपस्थित है वो दो तरीके के होते हैं, पहला कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। अगर आपको लगे कि मैंने इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में भी वही है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। उपास्थीमयी कंकाल जिसका है वो कॉन्ड्रिक्थिस होगा, और अस्थिमय जिसका कंकाल है उसे हम ऑस्टिक्थिस कहेंगे। फिर पॉइंट आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का नाम ही इसलिए रखा गया कि टेट्रा और पोडा, टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, चार पैर जिसके पास पाए जाएंगे, पाद उपस्थित हैं, उसे अपन टेट्रापोडा कहते हैं। देयर 4 टाइप ऑफ टेट्रापोडा, एम्फीबियंस उभयचर, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना, रेप्टाइला सरीसृप, एवीज पक्षी, और मैमेलिया मतलब हमारा स्तनधारी। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम इसके बेसिस में बड़ा टॉपिक कैसे कंप्लीट करेंगे और टॉपिक में आगे डिटेल कैसे करेंगे, अब हम एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्टिब्रेटा, जिनके पास ऐसा ये जो भाग है ये मेरुदंड पाया जाता है, शरीर का मुख्य अक्ष मेरुदंड है, और अगर वो मेरुदंड प्रेजेंट है तो हम उसे कहेंगे कि ये मेरुदंड पाया जाएगा, दैट्स व्हाई इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब ये डेवलप्ड जीव जंतु है। ठीक है, सबसे डेवलप्ड जीव जंतु यही होते हैं। इनमें से मान लो हम सबसे पहले को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जिनके पास में भी ये वर्टिब्रल कॉलम है, हमने इनको 4-5 भागों में बांट दिया, और ये 4-5 भागों में बांटने वाला सबसे पहला ग्रुप आता है जिसे अपन कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। अब जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनके पास ना बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, और उतनी क्वालिटीज को हमको ध्यान रखना है। मैं शॉर्टकट में बताऊं पहले, बाद में डिटेल तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो तो मैं बता ही दूंगा। शॉर्टकट में बताऊं तो इसके पास में क्या क्या गुण होता है।
तो अगर मैं साइक्लोस्टोमेटा को पहले, अच्छा चलो एनसीईआरटी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसका शॉर्टकट थ्योरी कर लेंगे। डायग्राम देखोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो इनका माउथ देखो, ये जो है हैगफिश, ठीक है, ये पार्ट जो आ सकता है, और लैम्प्रे, इसका दो एग्जांपल है, हैगफिश और लैम्प्रे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला पार्ट जो हैगफिश का और लैम्प्रे, ये दो एग्जांपल है। हैगफिश को अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इसका जो माउथ वाला पोर्शन जो होता है ना, ये गोल, मतलब ऐसा खुलता है, गोल वाला, मतलब ऐसा पूरा बिना जबड़ा है, चीजों को एनगल्फ करती है। लैम्प्रे को देखेंगे तो इसका माउथ अगर आपको दिखाई देगा अंत में, तो ये माउथ देखिए, ये गोल इसका माउथ है, चीजों को ऐसा एनगल्फ कर लेता है। जब ये एनगल्फ कर लेगा तो इसका मतलब माउथ इसके पास है नहीं, पहली चीज हो गई। इनके पास दूसरा एक चीज निकल कर आता है, गिल स्लिट। गिल स्लिट मतलब सांस लेने के लिए कौन सी जगह है, तो ये देखो गिल स्लिट, ये जो है ना हल्के हल्के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये गिल स्लिट है, और इन गिल स्लिट से ये सांस अंदर बाहर लेते हैं, और इनके पास इनकी संख्या 6 से 15 होती है। ये इंपॉर्टेंट 9 है, 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन ही आया हुआ है, तो ये याद रखना, कैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे तुमसे नीट में कि ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा, तो याद रखना गिल स्लिट है, वो भी 6 से 15। कहानियां पढ़ते चलो। इसके अलावा इनके पास ना जीवन में एक चीज और बहुत खास होती है कि अपना जीवन दो तरह के माहौल में रहते हैं। मैराइन में भी रहते हैं, मतलब समुद्री जीव में भी रहते, समुद्र में भी रहते हैं, और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। जीवन इनका पूरा समंदर में बीतता है, मतलब मैराइन वाटर में। लेकिन ये लोग स्पॉनिंग करके, मतलब अपने लार्वा को देने, अंडे देने, फिर बच्चे देने जो हैं, ये लोग फ्रेश वाटर में जाते हैं, और वहां जाने के बाद मर जाते हैं। फिर इनका जो लार्वा है वो डेवलप होकर फिर फ्रेश वाटर में आता है, पूरा जीवन वो फ्रेश वाटर में बिताता है, वहां पर सॉरी मैराइन वाटर में आता है, फिर वो पूरा जीवन बिताएगा, और उसके बाद फिर फ्रेश वाटर में चला जाता है, वो भी अपने अंडे देगा, फिर उसके बाद मतलब सॉरी अंडे देगा या फिर लार्वा पैदा करेगा, और लार्वा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसा भी करेगा, और लार्वा बाहर निकाल के फिर जब वो खुद मर जाएगा, और लार्वा को फिर समंदर में भेज देगा। तो इस तरीके से इनका जीवन चलता है। आइए 2-3 पॉइंट है इनकी थ्योरी पे पढ़ लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है, और पूछने जाए चांस के जाने के चांसेस जो है ना वो बहुत बढ़िया बढ़ जाते हैं। यहाँ पर विशेष प्रकार की कुछ मछलियां हैं, उन्हीं के ऊपर ये निर्भर रहते हैं, और उनके परजीवी हैं, उन्हीं के भोजन पे ये लोग अपना राज करते हैं, वहीं पर रहते हैं। इनका शरीर जो है लंबा होता है, ये दूसरा पॉइंट है। अभी ये सब कुछ तो पूछा नहीं जाएगा, लंबा होगा चौड़ा होगा, बस याद रखना कि लंबा होता है, जिसके श्वसन के लिए ये लाइन बहुत जरूरी है बेटा। 6 से 15, क्या बोला हमने, 6 से 15 जो है जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। 6 to 15 पॉइंट टू बी नोटेड, 6 to 15 जो है ये पाए जाएंगे स्लिट गिल्स, स्लिट गिल्स, ठीक, ये पाया जाएगा। पहला पॉइंट जरूरी हमारे हिसाब से लग रहा है। अब माउथ में जबड़ा नहीं है तो माउथ गोलाकार रहेगा। साइक्लोस्टोमा बिना जबड़े का जो है, तो इसलिए एक चूसक की तरह वर्क करेगा, और इसका शरीर में वृत्ताकार गोल गोल चूसक पाया जाएगा। शरीर के ऊपर हल्के हल्के जो सल्क होते हैं, मछलियों में जो पाया जाता, देखना होगा मछलियां चिकनी होती है एकदम, वैसा सल्क नहीं पाया जाता है, और वैसा युग्मित पंख, युग्मित पंख का मतलब होता है इसके पास में मतलब क्या बोलना चाहिए, पेयर्ड फिन्स, ये जो इनको तैरने में मदद करते हैं ना, मछलियों के पास में देखना फिन्स होते हैं हल्के से, इनके पास ऐसा कोई फिन्स नहीं पाया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। मछलियों से डिफरेंस क्या है, सल्क का अभाव है, युग्मित पंखों का भी अभाव है। युग्मित पंख मतलब होता है फिन्स, मतलब ज्वाइंट, जोड़े में जो पिन सिंत होते हैं वो भी एब्सेंट है। इसके बाद चौथे नंबर का पार्ट आता है कि इनका शरीर में जो है ना अभी भी अस्थि नहीं बना हुआ है। इनका कपाल, इनका बॉडी, मेरुदंड, हर चीज उपास्थिल होता है। उपास्थिल का मतलब ये लोग बने हुए रहते हैं किसका, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब हमारे पास में कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं इसको, ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। पांचवें नंबर का पार्ट आता है परिसंचरण तंत्र, इनमें बंद प्रकार का होता है, लगभग इसके बाद सभी में बंद प्रकार का ही रहेगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो साइक्लोस्टोमेटा मुख्य रूप से कितने बिंदुओं पे बात की, तो साइक्लोस्टोमेटा ये याद रखना कि इसमें सबसे पहला पॉइंट हो गया कि मछलियों के परजीवी है, जैसे 15 गिल स्लिट पाए जाएंगे, चूसक प्रेजेंट है, जबड़ा नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है ना पख का अभाव रहता है, इनके पास में जो है सल्क का अभाव रहता है, इनके शरीर का जो मेरुदंड है, कपाल है, वो उपास्थिल है, मतलब कंकाल तंत्र उपास्थिल रहेगा, और इनके पास बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। सबसे अंत में ये देखो, ये डायग्राम देखो कितने प्यारे प्यारे ये दिखाई दे रहे हैं। देखो इन्हीं डायग्राम्स को कभी कभी दिखाकर लोग बेवकूफ बना देते हैं, बोलते हैं सांप है, यही हमारा हैगफिश, देखो इसको माइक्सिन हैगफिश इसे अपन कहते हैं, ठीक है, और ये होता है पेट्रोमाइजन, इसे अपन कहते हैं लैम्प्रे, ठीक है, ये है लैम्प्रे,
पेट्रोमाइजन इसे अपन कहते हैं, बायोलॉजिकल नेम भी याद रखना, सामान्य नाम भी याद रखना। लैम्प्रे कहते हैं पेट्रोमाइजन, और ये है हैगफिश, इसका नाम है माइक्सिन, MYXI, यानी दोनों बहुत सिंपल दिखाई देते हैं और सिंपल डायग्राम है। इनके जीवन का रिप्रोडक्शन बहुत मजेदार होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, पूछा जाएगा कहां रहते हैं, समुद्री, किंतु जनन के लिए ये अलवणीय जल मतलब में प्रवेश करते हैं, मतलब जहां साफ पानी है वहां पर चले जाते हैं जहां पे लवण कम रहता है। फिर क्या होता है, जनन के कुछ दिन के बाद ही ये लोग मर गए, अच्छी कहानी है ना। इसके बाद इनका लार्वा कायांतरण के बाद, कार्यायंत्रण का मतलब लार्वा जो है एडल्ट में बदला, लार्वा कुछ देर बाद तो एडल्ट बनेगा ना, उसके बाद फिर समुद्र में लौट आता है, फिर वो भी ऐसा ही जीवन चलाता है। तो दो ही एग्जांपल है बेटा इसका, पेट्रोमाइजन जिसे अपन लैम्प्रे कहते हैं, बहुत फेमस है ये, और मैगजीन यानी हैगफिश कहते हैं, ये भी याद रखना। अच्छा, ये एक प्रकार का ऐसा फिश है जो किसमें आता है, साइक्लोस्टोमेटा में। जितने भी फिश मैंने पढ़ाए हैं, जेली फिश, कटल फिश, है ना, और ये सब फिश को बिल्कुल याद रखना, है ना, सिल्वर फिश, ये सब फिश याद रखना, तो चीजें एकदम बहुत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। साइक्लोस्टोमेटा डन, खत्म। फिर से एक बार रिवीजन करा रहा हूं, फटाफट ध्यान सुनना, कितने पॉइंट पूछे जाएंगे तुमसे। सबसे पहला पूछा जाएगा बेटा, ये होते हैं पैरासाइट, पहला पूछ आ गया आवाज, पैरासाइट ऑन फिशेस, लार्ज फिशेस, कुछ बड़ी फिश जो होती हैं उन फिश के ये लोग होते हैं पैरासाइट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट निकल कर आया कि इनके पास में 6 से 15 जो है ना वो पाया जाएगा गिल स्लिट, ठीक। इसके बाद श्वसन के लिए, है ना। तीसरा पार्ट आता है शल्क, और पेयर्ड मतलब फिन्स जो होता है, फिन्स का मतलब उसे जो भी कहते हैं, फिन्स इनके पास में क्या रहेगा, एब्सेंट, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद चौथे नंबर का शॉर्टकट पॉइंट निकल कर आता है सल्क, फिर अगर एब्सेंट है तो मतलब क्या बोलना चाहिए, इनका जो बॉडी है वो उपास्थल, मतलब क्या बोलना चाहिए, कार्टिलेजिनस स्केलेटल सिस्टम है, मतलब इसका जो स्केलेटल कंकाल तंत्र है वो कंकाल तंत्र कैसा होगा, कार्टिलेजिनस, उपास्थीमय, ये पॉइंट हो गया, शॉर्टकट में लिख लेना। पांचवें नंबर का पॉइंट हुआ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास में पाया जाता है। इसके बाद 6 नंबर का पॉइंट आता है मोस्टली जो होते हैं ये होते हैं मेराइन, ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन जिसे अपन स्पॉनिंग कहते हैं, स्पॉनिंग जनन के लिए कहां पर आ गए, अलवण जल में, और पेरेंट्स डेथ हो गया, पेरेंट क्या हो गया, मर गया, पेरेंट मर गया, लार्वा जो है वो मॉर्फोसिस करेगा, मेटामॉर्फोसिस, और एडल्ट बनेगा, और एडल्ट बनने के बाद फिर वो कहां पे आ गया, मेराइन वाटर पे। तो इनके जीवन का 2 ही लक्ष्य होता है, मेराइन वाटर से साफ पानी में जाना, अलवण जल में जाना, और अलवण जल से फिर साफ लवण जल में आ जाना। सो मोस्टली ये लोग मेराइन होते हैं। अगर इनका कोई एडल्ट है तो ये लोग समंदर में रहेंगे, समंदर से स्पॉनिंग के लिए जनन हेतु अलवण वाले जल में जाएंगे। वहां जाने के बाद ये जब अलवण जल में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद वहां पर पेरेंट उसके मर जाएंगे, लार्वा बन जाएगा। ये जो लार्वा स्टेज है ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और इस प्रक्रिया का नाम होता है कायांतरण। मैंने बताया था कि लार्वा से मतलब ये एडल्ट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, इसे अपन कहते हैं एडल्ट, फिर वो मेराइन में आ जाएगा, ये पॉइंट है। 7वें नंबर का मुख्य पॉइंट निकल कर आता है, वो एग्जाम्पल है जिसे अपन कहते हैं पेट्रोमाइजन, और दूसरा वर्ड मैंने कहा माइक्सिन, इसे हम कहते हैं क्या, हैगफिश, इसे हम कहते हैं हैगफिश, और इसे अपन कहते हैं लैम्प्रे। ठीक बात, कहानी खत्म। ये पॉइंट और आपके पूरे क्वेश्चन, पूरे कहानियां, इससे बाहर कुछ भी चीज नहीं पूछा जाएगा, कोई कहानी इसके बाहर है ही नहीं, और मेन पॉइंट इतनी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप पूरा थ्योरी लिखो, चाहे इतना शॉर्टकट लिखो, जैसा लिखना है लिखो, लेकिन टॉपिक को कवर करो, ये पक्की बात। ठीक, ये हो गया हमारा साइक्लोस्टोमेटा। अब हम आते हैं सुपर क्लास का अगला भाग जिसे अपन कहते हैं पिसेस, मछलियां। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मछलियां जो पिसेस होती हैं, पिसेस यानी मत्स्य, इसे अपन कहते हैं मत्स्य, ये जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है। मछलियां इस वर्ल्ड में 2 प्रकार की होती हैं। पहला वर्ड आता है कॉन्ट्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश, मतलब उपास्थीमय,
जिनका जीवन जो है उपास्थि हड्डियों से उपास्थि से बना हुआ है वो कॉन्ड्रिक्थीज हैं, और जिनका अस्थि से बना हुआ है वो है ऑस्टिक्थीज। अब हम सारी मछलियों को मछली ही जानते हैं, हम ये नहीं जानते कि कार्टिलेज है तो ये है तो क्या फर्क आएगा। तो अब हम यहां पर जानेंगे कि इसके पास में बहुत फर्क है। जिसके पास में उपास्थि कंकाल पाया जाता है उसका जीवन एकदम अलग, उसकी प्रकृति अलग होती है, और जिसके पास में नॉर्मल कंकाल पाया जाता है, जिसके पास में अस्थि वाला कंकाल पाया जाता है, उसका जीवन, उसकी परिस्थिति वो भी एकदम अलग होती है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है और उसी डिफरेंस को हमको कैच करना है और पॉइंट को कंपेयर बना बनाकर पढ़ना है कि इसमें और इसमें कंपेयर क्या क्या हो। शॉर्टकट में आपको बता दूं तो एक बात पॉइंट आता है कि जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं, पता है आपको, ये जो कॉन्ड्रिक्थीज उपास्थीमयी वाले होते हैं, ये लोग जो होते हैं मतलब प्रजक होते हैं, डायरेक्टली बच्चे दे देते हैं, और ये लोग ओवीपेरस अंडे देते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिक्थीज वाले। ठीक है, और भी गुण होता है जो इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब उसी अपन डिफरेंट पॉइंट को हमको क्लियर करते हुए चलना है। तो चलो मान लो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मतलब मैं कंपेयर कर देता हूं पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर मैं अपना शॉर्टकट वाला फिर आपको बताऊंगा। तो पहला मैंने क्लास कहा ऑस्टिक्थीज और पहला क्लास कहा कॉन्ड्रिक्थीज। पॉइंट इस बात को बिल्कुल क्लियर रख लीजिए कि भाई कॉन्ड्रिक मतलब कार्टिलेज, ऑस्टिक मतलब बोन्स, हड्डियां, अस्थि पाई जाएंगी। तो अगर इनके पास में उपास्थि पाया जाएगा तो मुख्य लक्षण क्या क्या चेंजेस आएगा, देखो इनमें धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये समंदर में ही रहेंगे, ओनली मैराइन, ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री प्राणी हैं। जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं पाए जा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उपास्थि वाले जो हैं वो पाए जाएंगे कहां पर, समंदर में। लेकिन अगर यही कंपैरिजन कर दिया जाए कि ऑस्टिक्थीज जो है लवणीय जल मतलब समंदर में भी रह सकती हैं और अलवणीय दोनों में रह सकती है, तो पहला पॉइंट आवास का फर्क हो गया। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समंदर में रहेंगे, वो समंदर में और नॉर्मल जगह पे खेत तालाब में भी पाई जा सकती है। इनका अंतः कंकाल उपास्थिल है, वेल नोन है कि भाई अगर कॉन्ड्रिक्थीज है तो अंतः कंकाल उपास्थिल कार्टिलेज का बना हुआ है और इसका अंतः कंकाल अस्थिल होता है, ये अस्थि का बना हुआ है। दो बातें बढ़िया हो गई। इसके बाद इनके पास पृष्ठरज्जु चिरस्थायी है, मतलब चिरस्थायी मतलब अंत तक है, उनके पास में भी रहेगा, यहां भी चिरस्थायी, यहां भी चिरस्थायी है, मतलब रहेगा ही रहेगा ना भाई। अब ये तो वर्टिब्रेटा है तो जीवन भर रहना ही पड़ेगा, चिरस्थायी इनके पास में भी रहना पड़ेगा, ये पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो आया वो उनके आवास और उनकी अस्थियों के ऊपर आ गया, तो ये पहला पॉइंट हमारा बन गया। दूसरा फिर कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में अगला डिफरेंस हम आते हैं। अगला डिफरेंस में पॉइंट आएगा इनके माउथ पे। माउथ को डायग्राम डाल डाल के मैंने इजीएस्ट समझाने की कोशिश की, इसलिए मैं बोल रहा था पहले एनसीईआरटी वाला पढ़ लो। इनके माउथ को अगर देखोगे ना तो इनका माउथ जो है ना वेंट्रल है, वेंट्रल का मतलब अधर में है, मतलब ये बॉडी सामने है और इनका जो माउथ है उसके नीचे यहां से खुलेगा ऐसा, मतलब ये सामने से ही रहेगा और नीचे से ऐसा खुलता है, ये होता है वेंट्रल माउथ। और एक ऐसा मुंह रहे और ये पूरा दोनों तरफ ऐसा खुले, इसे अपन कहते हैं टर्मिनल माउथ। क्या कहते हैं, टर्मिनल माउथ, आधार में लास्ट में माउथ अगर है तो ये टर्मिनल माउथ कहलाता है। दो तरीके हो गए। तो पहला तरीका हमारे पास में जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं इनका मुख अधर पर स्थित है, मुख है अधर पर स्थित है, वेंट्रल माउथ है। और इनके मुख को देखो तो इनका मुख सामने की तरफ में ऐसे खुलेगा, तो जब सामने की तरफ में खुलेगा तो अग्र सिरे के अंत में होता है, मतलब टर्मिनल माउथ कहलाता है इसको। ये बात नजर आ गई। फिर एक चेंज नजर आता है कि क्लोम छिद्र इनके पास में जो गिल स्लिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके ऊपर एक ऐसा ढक्कन सा पाया जाता है जिसे ओपर्नाकुलम कहते हैं, ये इनके पास नहीं पाया जाता है। जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं उनका जो गिल स्लिट खुला हुआ ही रहेगा, उसमें कोई ढक्कन नहीं है, ओपर्नाकुलम एब्सेंट है और ये अच्छा ओपर्नाकुलम से ढके हुए नहीं रहते और गिल स्लिट अलग अलग पाया जाता है, दूर दूर रहेगा। इनका गिल स्लिट 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद ओपर्नाकुलम से ढके हुए रहते हैं। ये दूसरा डिफरेंस नजर आ गया कि इनके पास में जो है ये माउथ का कहां, मतलब पॉइंट पूछा जाएगा कि इनके पास माउथ जो है वो वेंट्रल है नीचे की तरफ में, इसका जो है टर्मिनल है अंत में है। फिर पॉइंट आया कि इसके पास जो गिल स्लिट है अलग अलग है और कोई ढका हुआ नहीं, ओपर्नाकुलम से ढका हुआ नहीं, ये ढके हुए रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा। फिर पॉइंट निकल कर आता है अगली कहानी कि कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में और डिफरेंस क्या आएगा। कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज में अगला डिफरेंस आता है इनके शल्क का।
इनके पास शल्क पाया जाता है। अगर आप इन मछलियों को देखेंगे तो इनके शरीर का ये जो शल्क आपने देखा होगा, ऐसा चिकना चिकना बॉडी ऊपर में प्रेजेंट रहेगा। इनका अरेंजमेंट इसे प्लेकॉइड शल्क कहते हैं। अगर एक के ऊपर इसे खप्पर रखते हैं ना घरों पे, ठीक है, खप्पर रखते हैं तो नीचे एक खप्पर, फिर उसके ऊपर खप्पर, फिर उसके ऊपर खप्पर, फिर उसके ऊपर ऐसा ऐसा करके रखा हुआ है, तो इसे प्लेकॉइड अरेंजमेंट कहते हैं। तो इनका शल्क प्लेकॉइड स्केल का बना हुआ रहता है और इनका स्कल जो होता है, शल्क जो है वो साइक्लॉइड या टिनॉइड कहते हैं उसको, शल्क से ढकी रहती है। डायरेक्ट सीधी लाइन है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। इसकी प्लेकॉइड स्केल है, उसकी साइक्लॉइड या डायग्राम देखो ना, देखो अभी इसको डायग्राम इसलिए मैंने डाला कि एक के ऊपर ऐसा खप्पर जैसा अरेंजमेंट, ये देखो अंदर धंसा हुआ रहेगा, ऊपर निकला हुआ रहेगा, ये जो है प्लेकॉइड स्केल है। और अगर इसके संरचना को देखो, ये साइक्लॉइड है, गोल 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 बढ़िया यहां पर घुसा हुआ है, देख रहे हो ये वाला, ये साइक्लॉइड है, टिनॉइड साइक्लॉइड जिसे अपन कहते हैं, साइक्लॉइड टिनॉइड। तो ये स्केल जो है ये इसको खास बनाता है, इसके पास प्लेकॉइड, इसके पास टिनॉइड या साइक्लॉइड रहता है। एक और बात निकल कर आती है कि ये जो इसके साइक्लॉइड जो है ना, पट्टाभ मतलब जो है दांत दांत के रूप में भी बदलता है, ये जो दांत वगैरह है ना, ये भी प्लेकॉइड ही होता है, यह भी प्लेकॉइड ही होता है, प्लेकॉइड स्केल। एक और चीज निकल कर आती है कि जो कार्टिलेज वाले हैं उनके शरीर के अंदर ना कोई हवा वाला गुब्बारा नहीं पाया जाता, नो एयर ब्लैडर। तो इनको अगर जिंदा रहना है तो कंटिन्यू स्विम करना पड़ेगा, अदरवाइज डूब जाएंगे। लेकिन जो ऑस्टिक है, जिनके पास अस्थियां पाई जाती हैं, उनके शरीर में एयर ब्लैडर अंदर की तरफ में खोखला भाग प्रेजेंट होगा, जो उसको स्विम अपने मतलब नहीं भी अगर नॉर्मल छोड़ दिया जाएगा ना तो भी वो बुएंसी उसमें तैरता रहता है वो। तो एक पॉइंट और निकल कर आती है, मतलब इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो ध्यान से। यहां पर वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। ये मछलियां लगातार यहां वहां ऐसा वैसा लगातार तैरती रहेंगी। जबकि जो ऑस्टिक थीज होती है, इनके पास वायु कोष होती है जो इसके उत्प्लावन में, बुएंसी में सहायक होते हैं, इनको कंटिन्यू तैरना नहीं पड़ता है। ये डिफरेंस कभी मछली खाते समय सोचा था कभी तुमने कि इतना डिफरेंस होता है मछलियों में? याद रखना पड़ेगा। अंत में रिवीजन कराऊंगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन तब तक चीजें तो याद रहनी चाहिए ना। तो ये पॉइंट हो गया। अभी और भी डिफरेंस है। कॉन्ड्रिक थीज में हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला है, ये बात तो क्लियर है। 2 आलिंद पढ़ते हैं, हमने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा पहले भी। आलिंद और 2 होता है, सॉरी 2 आलिंद नहीं, 1 आलिंद 1 निलय, सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद, सॉरी 1 आलिंद और 1 ही निलय, 2 चैम्बर होते हैं, 1 आलिंद 1 निलय। ये बात होगी। इनके पास में भी 2 ही चैम्बर रहता है, चैम्बर में कोई फर्क नहीं है, 2 चैम्बर का ही होता है, 1 आलिंद 1 निलय। दूसरा पॉइंट आता है, इनमें कुछ में विद्युत अंग होते हैं और ये विद्युत अंग बहुत खास होते हैं। जैसे मान लो टॉर्पीडो, टॉर्पीडो भाई करंट मारती है। और किसी किसी के पास में विष दंश हो जाता है, ये बहुत पूछा गया है, विष दंश पाया जाएगा ट्राइगोन। तो आप ये ट्राइगोन और टॉर्पीडो को तो कतई मत भूलना। टॉर्पीडो करंट मारती है और ट्राइगोन जो होती है वो आपको विषदंश होता है। ये बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, विषदंश किसके पास में होता है? आप कहेंगे ट्राइगोन में, और करंट कौन मारता है? टॉर्पीडो। ये सभी असमतापी पोइकिलोथर्मिक होते हैं, अपने ताप को मेंटेन नहीं कर सकते। ये भी सभी असमतापी होते हैं, ये भी अपने तापमान को मेंटेन नहीं कर सकते। कॉन्ट्रिक थीज में भी नर और मादा अलग होती है, उनमें भी नर और मादा अलग ही होती है। ये श्रोणी पख आलिंगक क्लैस्पर पाया जाता है। इनमें नर जो होता है ना, वो मादा को पकड़ने के लिए मतलब क्या बोलना चाहिए, आलिंगन करने के लिए, पकड़ने के लिए फ्लिपर्स होते हैं इसके द्वारा। ये सेक्सुअल इंटरकोर्सेस में पार्टिसिपेट करने में मदद करता है। इनके पास फ्लिपर पाए जाते हैं, उनके पास फ्लिपर नहीं पाया जाता। इसमें निषेचन आंतरिक होता है, उसमें निषेचन बाहर होगा। इसमें अधिकांश जरायुज, यानी जरायुज का मतलब बच्चे पैदा करते हैं, और इनके निषेचन बाह्य और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। और ये जो होते हैं विविपैरी की जगह ये अंड प्रजक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं मुख्य रूप से। ये लोग अंडे देते हैं और ये जो होते हैं ये जरायुज यानी परिपूर्ण बच्चों को पैदा करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर निकल कर आता है। अब इसको अपन को कंपेयर करना है, फिर कंपेयर करने के बाद फिर इनके एग्जांपल्स को अंत में पढ़ेंगे। तो मेन कहानी कंपैरिजन की है और कंपैरिजन अब इसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में अगला पोर्शन जो आएगा कि अब एक बार पूरा इसका शॉर्ट फटाफट रिवीजन करवा देते हैं कि जितना भी हमने पढ़ा है वो मेन चीज है क्या, है ना।
तो अगर हम कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्टिक थीस की बात करें, मतलब कार्टिलेज बोन और बोनी फिश की बात करें, तो इसमें मेजर डिफरेंस ये आता है कि ये समुद्री है, ये समुद्र और थल में दोनों में रह सकते हैं। ये जो होते हैं अंतः कंकाल इनका उपास्थल होता है, इनका अंतः कंकाल जो है वो ये अस्थि का बना हुआ रहता है। ये जो है इनका पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी का मतलब होता है कि जीवन भर रहेगा। इनका पृष्ठरज्जु भी चिरस्थायी है क्योंकि ये कॉर्डेटा में आते हैं। इसके बाद इनके पास जो मुख है वो अधर पे रहेगा, नीचे की तरफ में मुख रहेगा, यहाँ पर ये देखिए मुख है, और इसका टर्मिनल मतलब अंत में मुख रहता है। इसके बाद इनके पास हटाते हैं, इनके क्लोम छिद्र अलग अलग दूर दूर रहेंगे और इनका क्लोम छिद्र ओपर्कुलम से ढका हुआ नहीं रहेगा, इनका ओपर्कुलम से ढका हुआ रहेगा छिद्र इनका, ठीक है। क्लोम जो है ओपर्कुलम से ढका हुआ रहेगा। प्लेकॉइड, इनका सल्क के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल आता है कि इनके ऊपर सल्क नहीं प्रेजेंट होगा और इनके पास जो है ना सल्क मतलब जो होगा भी वो प्लेकॉइड स्केल, मतलब एक के ऊपर आवरण टाइप का ऐसा अरेंज होगा। और जो ऑस्टिक थीस होते हैं इनके पास जो सल्क होता है वो सल्क कैसा रहेगा, वो सल्क रहेगा उनके ऊपर में साइनोइड, गोल गोल रहेगा, या तो साइक्लोइड कह सकते हो या तो उसे टिनोइड कह सकते हो, गोल गोल रहेगा। तो बस इतना ही याद रखना, प्लेकॉइड और टिनोइड। फिर पॉइंट आता है कि इनके दांत भी टिनोइड प्लेकॉइड स्केल से बने होते हैं, इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर पॉइंट है इनके पास वायु कोश की उपस्थिति के कारण ये डूब सकते हैं, इसलिए कंटिन्यू तैरना पड़ता है, और दे हैव एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर है इसलिए ये तैर सकते हैं, इनको डूबने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है हार्ट, ये दोनों हार्ट सेम टू सेम, तीन है, दो हृदय, इसके दो चैम्बर का हृदय इनके पास में भी, दो कक्ष का हृदय उनके पास में भी होता है। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक मतलब असमतापी, अपने तापमान को मेंटेन नहीं रख सकते, इनको धूप की जरूरत पड़ती है। और ये भी असमतापी होते हैं, मतलब दोनों के दोनों ऐसे हैं कि ये अपने तापमान को मेंटेन नहीं रख सकते। जैसे हम लोग को देखो, हम ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, हमारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस मतलब उतना ही रहता है। ये लोग लेकिन वैसे नहीं होते हैं। फिर पॉइंट आता है इनके कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे टॉर्पीडो और टाइगॉन। टॉर्पीडो जो है उसके पास विंच क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो के पास में जो है ना वो विषदंश, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। तो टॉर्पीडो के पास में इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत अंग, और जो ट्राइगोन है उसके पास विषदंश होता है, वो जहर मारता है। तो ये जहर मारेगा और वो जो है इलेक्ट्रिक करंट मारेगा, वही कॉन्सेप्ट खत्म। और ये पॉइंट यहां पर बन जाता है। इतनी चीजों को हम लोग यहां पर बनाकर चीजों को समझ के रखते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो ये पॉइंट याद रखना, टॉर्पीडो एंड ट्राइगोन, विद्युत अंग, टॉर्पीडो एंड ट्राइगोन, सही बात बता रहा। और इसके बाद पॉइकिलोथर्मिक किसे अपन कहते हैं, मतलब ये असमतापी होते हैं। इनके पास ऐसा दो हृदय का आयरन रहेगा, ये भी सभी असमतापी होते हैं, इसमें भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता है। ये सारी बात हमने पढ़ ली। फिर हमने देखा कि इसके नर और मादा अलग अलग होते हैं, उसके भी नर और मादा अलग अलग होंगे। इनके पास क्लैस्पर पाए जाएंगे, आलिंगक पकड़ने वाला क्लैस्पर पाया जाएगा, इनके पास ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। ये निषेचन आंतरिक करते हैं, वो निषेचन बाहर करेंगे। ये जो है अधिकांश जरायुज होते हैं, वो अंडज होते हैं, वो क्या होते हैं, अंडभ्रजक, ठीक है। इनमें बाह्य निषेचन होता है, इसमें आंतरिक। इसमें जो है अधिकांश जरायुज होते हैं और वो जो है अंडज होते हैं और लार्वा वगैरह बनाते रहते हैं। तो पूरा टॉपिक इतने ही बातों को लेकर चलता है, इतनी ही कहानियों को लेकर चलता है। इन्हीं को बार बार पढ़ने से हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कहानियां एकदम आसान है। उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना है, टॉपिक हमारा डन हो जाएगा। तो चलिए एक बार पूरा रिवीजन, आप लोग अगर पॉइंट को लिखना चाहो तो क्लास के लास्ट में फिर मैं आपको रिवीजन करा दूंगा कि कॉन्ट्रिक थीस और ऑस्टिक थीस में मेजर डिफरेंस क्या है, पर एटलीस्ट आप याद रखो इसे, एटलीस्ट याद रखो कि मेजर डिफरेंस इन दोनों में अंतर है क्या क्या। तो चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत फिर से लिखने का, कि इसके पास में मान लेते हैं उपास्थल हड्डियां, इनके पास में उपास्थल, जिसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रिक थीस, ठीक है। अगर मैं उपास्थल कह रहा हूं, मतलब इसे मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रिक थीस, कॉन्ट्रिक थीस, और उसके बाद आ जाता है इसे अपन थीस, कॉन्ट्रिक थीस, और उसके बाद आ जाता है इसे अपन कहते हैं ऑस्टिक थीस, ऑस्टिक थीस, ठीक। अब दोनों में पॉइंट मेजर आ जाएगा क्या, कंपेयर कर दो फटाफट, सब कुछ एक दूसरे पे लिखना है। जो अब डायग्राम देख के तुम्हें समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। उपास्थीमय कंकाल, शॉर्टकट में लिखना है तो ये लिखना है उपास्थीमय कंकाल होते हैं, ये सब तो पता ही है,
बस इतना लिख देना, उपास्थीमय कंकाल। इसका कंकाल कैसा रहेगा? अस्थिमय, मतलब इसके पास में हड्डियां पाई जाएंगी, उसके पास उपास्थि पाया जाएगा। मेजर डिफरेंस ये हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि अस्थि और उपास्थि के बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाएगा, मेन पॉइंट क्या आ सकता है कि इनके पास में जो है प्रसरज्जु तो रहते ही हैं, ये समुद्री होते हैं, ये समुद्री है, मतलब जितना एकदम बेसिक तरीके से याद हो सकता है उतना ही लिखना। ये लोग समुद्री भी होते हैं और एवं अलवण जल में भी रहते हैं, अलवण जल में भी रहते हैं। और वो याद है ना साइक्लोस्टोमा, अभी तक याद है ना साइक्लोस्टोमा में क्या होता है? सर्कुलर माउथ होता है और कैसे कैसे स्ट्रक्चर 6 से 5 जो 15 गिल स्लिट होते हैं, पता है ना मैं सब कुछ, एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। हैग फिश और बनी दुनिया भर की चीजें जो माइक्सिन पेट्रोमाइजन जिसे अपन कहते हैं, समुद्री हो गया। इसके बाद इनके पास में क्या पाया जाता है? मान लेते हैं एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर एब्सेंट, एयर ब्लैडर एब्सेंट, इसको कंटिन्यू स्विम करना पड़ता है, एब्सेंट। ये लोग कैसे करेंगे? कंटिन्यू जो है वो स्विमिंग करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू स्विमिंग करते हैं ये लोग, है ना। और उसके बाद एयर ब्लैडर के बाद ये पार्ट जो आता है इसमें आ सकता है कि एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा इनके पास में, ठीक है। तो इनको तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि ठीक है इतनी सारी चीजें हैं और क्या बोल सकते हैं, बहुत सब कुछ सेम टू सेम लगभग वही रहता है ना। ये जो है इनके पास में प्लेकॉइड स्केल पाया जाएगा, प्लेकॉइड स्केल पाया जाएगा, बस इतना ही लिखो, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ तो दिखता ही है। इसके बाद रहता है टिनॉइड, है ना, और या तो इसको अपन कहते हैं साइक्लॉइड स्केल पाया जाएगा इनके पास में, है ना। इसके बाद इनके पास जनन की बात आती है, नर मादा अलग अलग, नर एवं मादा अलग रहेंगे, सही बात है, वो लोग भी अलग रहेंगे। निषेचन जो है वो आंतरिक होगा, निषेचन जो है वो आंतरिक होगा, ठीक, ये बात हो जाती है। निषेचन आंतरिक होने के साथ साथ जो है हमारे पास एक चीज और निकल कर आती है कि ठीक है नर और मादा जो है वो अलग अलग रहते हैं, निषेचन आंतरिक रहती है और जंतु प्रजक होते हैं लोग, है ना। ये कुछ ना बड़ी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जबकि इनके भी अलग अलग रहते हैं, अलग नर मादा, ये तो बात सही है, लेकिन बाह्य निषेचन होगा इनका। निषेचन कैसा होगा? बाह्य निषेचन होगा। इनके पास में एक और बात आ जाती है कि जंतु प्रजक की जगह अंड प्रजक होते हैं और फिर अंड प्रजक के बाद इसमें अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवर्धन, मतलब लार्वा अवस्था भी रहे तो परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष रहेगा, मतलब उसमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, ये बात आ जाती है। इनके पास में क्लैस्पर पाया जाता है, क्लैस्पर, है ना, इनके पास आलिंगक, ये इनके पास में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। फिर पॉइंट आता है कि और क्या रहेगा भाई इनके पास में? इनके पास में मतलब क्या बोलना चाहिए? वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल माउथ, मतलब इनका माउथ जो है ना वो अधर में रहेगा। कहां पर रहेगा? अधर में, नीचे की तरफ में रहेगा। और इनका माउथ जो होता है वो कैसा रहता है? टर्मिनल माउथ, टर्मिनल माउथ। तो ऐसे ही पूरा कंपेयर करना पड़ता है, ऐसी कहानियां लिखनी पड़ती है, मेन पॉइंट यही है। और इतना ही अगर हमने कर लिया, हार्ट तो सभी को पता है कि ये दोनों सेम रहता है, ठीक है, 2 चैम्बर्ड का हार्ट रहेगा, ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके पास में भी सेम रहेगा। ये लोग पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, ये भी वही होते हैं, असमतापी, ये भी क्या होते हैं? असमतापी, दोनों का मतलब वही होता है। तो ये सारी बातें जितनी भी होनी थी सब कुछ पढ़ ली है ना, सब कुछ अलग, कोई ऐसा पॉइंट, अच्छा ये विद्युत अंग वाला ये पॉइंट बचा तो उसको एग्जांपल में देख लेंगे, सब कुछ कहानियां कोई ऐसी अलग है नहीं। अच्छा गिल स्लिट भी याद रखना कि ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं, यहाँ पे लिख लेना, गिल्स जो होता है ये बच गया, ऑपरकुलम से ढके रहते हैं, ढके नहीं रहते, सॉरी, ढके नहीं रहते, है ना, इनके पास नहीं रहते। और इनके पास में जो है ना गिल स्लिट ऑपरकुलम से ढके रहते हैं। तो
तो इनके पास में ढके रहते हैं और उनके पास में जो है वो खुले हुए रहते हैं। बस खत्म बात, ये मेन पॉइंट आ जाता है। बाकी लगभग वही है, बार बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार इसको जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना बढ़िया आपको ये समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो मछली वाला कॉन्सेप्ट था, जो पार्ट था, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यही चीजें हम लोगों को बढ़िया रिवीजन करनी है, चीजों को पढ़ना है, देखना है, जानना है, समझना है कि पूरे पार्ट में हमने आज पढ़ा क्या क्या। तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा के ऊपर में देखा। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल के बारे में बात की हमने। यूरोकॉर्डेटा के पास में क्या क्या पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, सल्फा, एसिडिया, डोलियोलम इसके पास में प्रेजेंट होता है। क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा जिसके पास में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, प्लेटिपस वगैरह, सॉरी नॉट प्लेटिपस, इनके पास में प्रेजेंट रहता है सिफेलोकॉर्डेटा, जिनका कॉर्ड पूरा जीवन भर रहता है। फिर पॉइंट आया कौन, नोटोकॉर्डेटा, उनके पास में जो है वर्टिब्रल कॉलम रहेगा जीवन भर। फिर उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, ये सिफेलोकॉर्डेटा। अब आ गया वर्टिब्रेटा के ऊपर में आ गया। जब हम वर्टिब्रेटा को पढ़ते हैं तो ये 4-5 पार्ट आ जाते हैं हमारे सामने, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये दुनिया भर की चीजें। तो जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में सबसे पहला पार्ट तो यही क्लियर था, 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं इनके पास में, 6 से 15 गिल स्लिट होते हैं। ठीक है, सभी प्राणी कुछ मछलियों के द्वारा बाह्य परजीवी होती है, ये पॉइंट निकल कर आ जाता है। शरीर में शल्क युग्मित पखों का अभाव रहता है, उपास्थल मेरुदंड रहेगा, परिसंचरण बंद प्रकार का रहेगा, कोई बहुत बड़ी चीज में है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि जैसे इसमें अपन बनाते हैं कि हैगफिश और लैम्प्रे, ठीक है, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल जो है इसके आते साइक्लोस्टोमेटा के। बहुत बार बार पूछा जाता है और इसी के हिसाब से सारी चीजें बनती है। ठीक है, तो ये पढ़ा लैम्प्रे एंड हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश, ये जो पॉइंट आता है ये दोनों के दोनों इस स्टोमेटा में आते हैं। ठीक है, और साइक्लोसिफेलो और फिर वो बाकी सारी चीज तो अपन जानते ही। ठीक है, ये 3-4 एग्जांपल थोड़ा सा ना बार बार पढ़ना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। जितनी बार आप इनको पढ़ते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है कि अब ये क्या क्या है, ये जिसका नॉर्मल पॉइंट आ गया, गिल स्लेट, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ इनके पास प्रेजेंट था। फिर हम लोग पढ़ लिए मत्स्य में, मत्स्य में आ गए यहाँ पर सुपर क्लास उपास्थीमय, ऑस्टास्थी, उपास्थी, ठीक है, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिशेस। ठीक है, अब यहाँ पर पीसेस जो है कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज का एग्जांपल मैंने तो बता ही दिया, वो लवड़ अलवड़ में दोनों, ये समुद्री में कंकाल, अस्थि और उपास्थि और अस्थि, चिरस्थाई इसके पास, उसके पास में भी है, इसके पास अधर पे है, उनके पास अधर में नहीं, अग्र पे है। छिद्र अलग अलग होते हैं, इनके छिद्र जो है एक तरफ रहेंगे, ओपर्निकुलम से ढके नहीं होंगे, वो ढके रहेंगे। ब्लैकॉइड स्केल रहेगा इनके पास में, उनके पास में साइक्लोइड स्केल रहेगा। इनका जो है तैरना पड़ेगा बार बार इनको, और उनको जो है जलकोश रहता है, वायु कोश रहता है, तो नहीं तैरना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात को। फिर आ गया कॉन्ट्रिक्थीज में आलिंद निलय, विद्युत अंग टॉर्पीडो में होता है, और विषदंश होता है ट्राइगॉन, ट्राइगॉन कहते हैं इसको, ट्राइगॉन। और असमतापी होते हैं वो लोग भी, असमतापी होते हैं। इस प्रकार से ये चीजें बन जाती हैं। तो हमें जितना ज्यादा डिटेल में हमें करना है, पढ़ना है, जितनी बार हमें उन चीजों को समझना है, उतना ही बेहतर हमारे लिए वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे इन सबके बाद आखिरी अगले फाइलम में पहुंचते हैं, अगला क्लास पहुंचता है जिसका नाम है एम्फीबियंस। इनके बारे में अब जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन एम्फीबियंस होते हैं उभयचर। उभयचर होने का अपना एक मजा है, मतलब ये पानी में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, और यही है जो आज इतने डेवलप जानवर है। आपको पता है इससे पहले सारे जानवर लगभग हमने थल में ही पढ़ा है, इससे जल में ही पढ़ा है। इससे पहले सारे जानवर लगभग जल पे ही निर्भर कर रहे थे, उनका जीवन काल सब कुछ जो है जल पे निर्भर कर रहा था। पर अब जो जीवन चल रहा है, जैसे जस्ट लाइक एम्फीबियंस, ये लोग कोशिश की कि कुछ देर हम थल पे भी रह सके। तो इनके अंदर गुण क्या क्या होते हैं ताकि ये जल में भी रह सके और थल में भी रह सके, क्या रीजन है इनके पीछे? तो ग्रीक शब्द एम्फी और बायोस, एम्फी और बायोस, ये दो शब्द आते हैं। दो जीवन, एम्फी का मतलब दो और बायोस का मतलब जीवन। दो जीवन, दो प्रकार का जीवन है, दो प्रकार का आवास है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फी मतलब ये होता है दो और बायोस मतलब जीवन, जो दो प्रकार का जीवन चलाते हैं, और ये जीवन जल और स्थल दोनों में रीजन है इनके पीछे। तो ग्रीक शब्द एम्फी और बायोस, एम्फी और बायोस, ये दो शब्द आते हैं। दो जीवन, एम्फी का मतलब दो और बायोस का मतलब जीवन। दो जीवन, दो प्रकार का जीवन है, दो प्रकार का आवास है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एम्फी मतलब ये होता है दो और बायोस मतलब जीवन, जो दो प्रकार का जीवन चलाते हैं, और ये जीवन जल और स्थल दोनों में रह सकता है।
जल और थल दोनों में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? अधिकांश दो जोड़ी पैर होते हैं। तो पहला पॉइंट आया, तो इनके पास में दो जोड़ी पैर, कहने का मतलब होते हैं 4 लिम्स इनके पास में भी प्रेजेंट है। इसीलिए इन्हें टेट्रापोडा में डाला गया है कि इनके पास 4 लिम्ब है, 2 आगे के 2 पीछे के। इनमें एक अलग पॉइंट आता है जिसका शरीर सिर धड़ में अलग विभाजित होता है। तो इनका एक सर होता है और एक धड़ होता है, मेन 2 पार्ट, एक हेड और बाकी पूरा भाग धड़ है। ठीक है। फिर पॉइंट आता है तीसरा, शरीर में पूंछ उपस्थित होती है। भले पीछे वाला पोर्शन में कुछ ही रहेगा, लेकिन पूंछ जो होता है, कुछ में पूंछ रहेगा और कुछ में पूंछ नहीं रहती। कुछ में पूंछ रहती है हालांकि, लेकिन मैक्सिमम में नहीं भी रहती है। उभयतर की त्वचा जो है नरम सल्क रहित होती है, जिसे नेत्रपल्क, इसे अपन क्यूटिकल की परत कहते हैं। क्यूटिकल की लेयर कहते हैं इसको, क्यूटिकल परत। ये नम रहती है और सल्क रहित होती है। ये गैसियस एक्सचेंज कर सकती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। नेत्र पलक कहने का मतलब होता है, अब ये देखना कि ये जो है ना, थोड़ी देर में अपना इसके पास एक पलक होती है और नेत्र के ऊपर में से ढक लेता है, वो पूरा कवर कर लेता है एकदम। तो नेत्र के पास में पलकें होती हैं। देखना बहुत स्पेशल, आंखें ना ऐसी बटन टाइप की बाहर निकली रहती है, लेकिन इसका पलक ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि कवर है उसका, पूरा आंख के ऊपर भरा हुआ रहता है। तो इनके पास नेत्र पलकें पाई जाती, पूंछ नहीं पाया जाता, सल्क नहीं पाया जाता, कुछ भी नहीं इसके पास में। शरीर सिर और धड़ में विभाजित है और 2 जोड़ी पैर है इनके पास में। एम्फीबियंस में कुछ चीजें और निकल कर आती हैं कि इनके पास में, जैसे कॉकरोच, पहले अगला चैप्टर जो हुआ करता था ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में जो आता था, उसमें कॉकरोच पढ़ाया जाता था, पर अब कॉकरोच है नहीं। तो अब हम इसे शॉर्टकट ही समझ लेते हैं भाई कि इनका जो है ना आहार नाल बोलो, इनका आहार नाल बोलो, इनका मूत्राशय बोलो और इनका जनन पथ, ये तीनों एक ही जगह पर जाके खुलते हैं। आहार नाल मतलब इनके पास एनस भी वही है, वहीं से भोजन बाहर निकलता है, वहीं से इनका मूत्र बाहर निकलता है और वहीं से इनका जनन पथ, मतलब वहीं पर ये रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। इस अंग को कहते हैं क्लोका, क्लोकिया जिसे अपन कहते हैं। ठीक है। तो देखो, यही वो जगह है जहां से पाचन करेंगे, सब उत्सर्जन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसी छिद्र का नाम, जिसी एक जगह से तीनों चीज होती है, उसका नाम है क्लोका। ठीक है। अवस्कर हिंदी में कहते हैं, क्लोका या अवस्कर। तो ये कई बार, ये नीट में कई बार पूछा गया है, कई बार इसे बोर्ड में भी पूछा जाता है कि कॉकरोच में क्या क्या होता है। तो आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ, ये तीनों मिलकर एक ओपनिंग बनाते हैं, इसका नाम क्लोका कहलाता है, क्लोका। अब श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा हो सकता है। तो इनके पास जो श्वसन वाला बात है, अगर कुछ पानी में है तो उनके पास गिल्स भी है, पानी है तो उनके पास गिल्स भी है। फुफ्फुस यानी फेफड़ा भी हो सकता है इनके पास में, अगर स्थलीय होते हैं तो। और कभी कभी इनकी त्वचा भी इनके जीवन चला देती है। अगर स्थल में है तो फेफड़ा, पानी में है तो गिल्स, और त्वचा जब ये ना डोरमेंसी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, उपापचय को रोक के 10-12 साल ये लोग, मतलब 10-12 महीने, 8 महीना, 4 महीना, पूरी गर्मी भर जो है ना सन्यासी बन जाते हैं लोग, जमीन के अंदर धंस जाते हैं, और उस समय श्वसन करने के लिए त्वचा इनके पास में होती है। तो परिस्थितियां अलग अलग है। जब ये लोग डोरमेंसी के टाइम पे होते हैं, सुप्तावस्था में होते हैं, तो त्वचा, स्थल में है तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा, और नहीं है तो गिल्स, पानी में है तो गिल्स के द्वारा। हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। पहली बार मछलियों तक 2 प्रकोष्ठ का बना हुआ था, इनके पास 3 प्रकोष्ठ है, 2 आलिंद और 1 निलय, 2 आलिंद और 1 निलय इनके पास में प्रेजेंट होता है। ये असमतापी प्राणी है, इसीलिए देखना हमेशा जो भी मेढक होता है धूप सेकते हुए मिलेगा तुम्हें। नर और मादा लगभग अलग ही रहते हैं। जितने भी दुनिया के जानवर हैं उन सब में इनमें जो एम्फीबियंस वाले आते हैं, उनमें सब में नर और मादा अलग अलग रहती है, उसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। निषेचन बाह्य कंकाल, ये अंडोत्सर्जन करते हैं। निषेचन जो है वो बाह्य कंकाल से होता है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं, अंड प्रजक होते हैं, और विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के द्वारा हो सकता है। मतलब कुछ लोग लार्वा भी बनाते हैं और कुछ लोग नहीं भी बनाते, दोनों तरीके से इनका जीवन चल सकता है, दोनों तरीके से पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है। तो ये सारा पॉइंट यहां पर इसमें चेंज हो जाता है ना, सब कुछ अलग अलग रहते हैं। इनका प्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा भी हो सकता है, इनके पास सारा कार्यक्रम होगा। मेन जो पॉइंट है वो हमने बता दिया। अब आते हैं इसके एग्जांपल, फिर मैं इसका अपना सटीक तरीका बताऊंगा। इनमें कुछ होते हैं बफो, बफो जिन्हें कहते हैं, दोनों नाम याद रखना, बफो टोड, मतलब आपने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग के भी हजारों प्रकार होते हैं। ठीक है। तो ये होता है बफो, ये जो है नॉर्मल है। ये होता है राणा टिगरीना, ये इंडियन फ्रॉग है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, राणा टिगरीना फ्रॉग। असल में फ्रॉग यही है,
बाकी ये टोड होता है। इसके बाद आता है ट्री फ्रॉग, इसे हाइला कहते हैं। ये जो उसमें रहता है एकदम मतलब देखना ग्रीन ग्रीन रहेंगे, ये अलग से ही दिखाई देते हैं लोग, इसे अपन कहते हैं हाइला। ये अलग से एकदम दिखाई देते हैं, ये ग्रीन रहेंगे, पानी वाली जगह पर जनरल रहते हैं, पेड़ पौधों में रहते हैं, दीवार तक में भी चिपक जाते हैं। ये लोग उतना दीवाली वाले में चिपक नहीं पाते बेचारे फ्रॉग लोग। इसमें से कुछ लोग आते हैं, इसको अपन कहते हैं सैलामेंडर और इसको अपन कहते हैं इसाइथोफियस, जिसे अपन लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। इसी को कई लोग दिखा दिखा के बोल देते हैं दो मुंह वाला सांप। ठीक है, ये एक बड़ा समस्या हो जाता है बेचारे के साथ, इसको सांप समझ के लोग मार और भी देते हैं कई बार और डरते भी हैं। सैलामेंडर, छिपकली वगैरह सब तो तुमने देखा ही हुआ है। ये जो होते हैं ये भी एम्फीबियंस में ही आते हैं। ठीक है, कुछ सैलामेंडर्स में दो टाइप की होती है, छिपकली की प्रजाति होती है, पर असल में ये जो है ना थोड़ा सा अलग वैरायटी की भी होते हैं इसमें। ये खासकर कुछ पानी में रहने वाली भी वैरायटीज होती है, उसे अपन सैलामेंडर कहते हैं। ये बहुत बड़े पूर्वज हैं हमारे आज के। तो हमारे पास में सैलामेंडर या सैलामेंडर जिसे अपन कहते हैं, हाइला यानी जो वृक्ष में रहता है, राना टिग्रीना जो नॉर्मल मेंढक है, बुफो यानी टोड, ये पॉइंट याद रखना, और इक्विथोफिरस जिसे अपन पादप रहित उभयचर कहते हैं। इक्विथोफिरस इसे याद रखना, इक्विथोफिस। ठीक है, ये जो आता है ये पादप रहित उभयचर है। अब आपसे पूछा जाएगा पूरे पॉइंट में आपने क्या क्या पढ़ा, तो एम्फीबियंस में कुछ बड़ी चीज तो थी नहीं भाई, तो चलो अब एम्फीबियंस के ऊपर फटाफट एक लाइन बना देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है अपन को। एम्फीबियंस के पार पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यार, ये मतलब होता है एम्फी मतलब होता है बायो, एम्फी और बायोस। बायोस, एम्फियस मतलब टू, दो, और बायोस का मतलब लाइफ, जिनके जीवन में दो लाइफ पाई जाएगी उसे अपन एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब क्या पूछा जाएगा इनके पास में, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट इनके पास में, ये खास बात है। उसके बाद ये होते हैं पॉइकिलोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, ये पॉइकिलोथर्मिक है। और उसके बाद जो है एम्फीबियंस ये दिखाई दे रहे हैं, पॉइकिलोथर्मिक है। और पॉइंट क्या आ जाएगा एम्फीबियंस के बाद, अगला पार्ट हमारे पास में आ सकता है कि इनके पास में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इनके पास में आईज प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आईज वो भी कवर आईलिड्स, पलकें रहेंगी, उसमें पलक रहेंगी। इसके अलावा याद रखना इनमें शल्क अनुपस्थित, शल्क क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। और क्या होता है, शल्क अनुपस्थित के अलावा जो है इनके पास में और चीजें प्रेजेंट रहेंगी, नम त्वचा रहेगा इनके पास में। ठीक है, श्वसन कैसे करेंगे, तो श्वसन जीवन में अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। गिल्स जब ये स्थलीय रहेंगे, इसके अलावा जब जलीय रहेंगे तो दूसरा पार्ट आ जाता है, तो इनके पास में जलीय। ठीक है, जब जल में रहेंगे तो अपन गिल्स वाला कहेंगे। और दूसरा पार्ट आ जाता है कि जब इनके पास में फुफ्फुस यानी फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, जब ये स्थलीय होते हैं, स्थल में रहेंगे। और तीसरा पार्ट आता है कि त्वचा से भी करेंगे, नम त्वचा से, इसे अपन क्यूटिकल कहते हैं। वो सब होता है जब विशेष साधनिक प्रवृत्ति में। क्या फ्रॉग के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि जब गर्मी आता है ना तो वो जमीन के अंदर घुस जाते हैं 3-4 महीने, फिर वो सांस ज्यादा कुछ नहीं लेते हैं, तो त्वचा से ही कर लेगा फिर पूरा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाता है इनके पास में। 4 लिम्स होते हैं इनके पास में भी, 4 लिम्स होते हैं इनके पास में भी। ठीक, तो ये सारा पार्ट आपको याद रखना है, कहानियां बना के रखनी है। बाकी कुछ कहानी इसमें कुछ बड़ा था ही नहीं। अच्छा, निषेचन भी पूछा जा सकता है, तो वो तो सब कुछ पता ही है, अंडोत्सर्जन करते हैं, अंडे निकालते हैं। कई बार बाह्य निषेचन ही होता है। ठीक है, निषेचन बाह्य होगा, ये बात बिल्कुल याद रखना, निषेचन बाह्य रहेगा, अंडोत्सर्जन करते हैं। और फिर ये जो अप्रत्यक्ष परिवर्धन वगैरह आएगा, बुफो, राना टिग्रीना, हाइला, सैलामेंडर, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। ये है एम्फीबियंस, ये हमारे क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। तो चीजों को जितना बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया हमारे लिए होगा, कहानियां उतनी अच्छी क्लियर हो जाएंगी। अब लास्ट पॉइंट में हमारे पास में आता है रेप्टाइला। ये क्या चीज होती है, जो लास्ट पॉइंट पे हम लोग क्लास रेप्टाइला पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है भाई, ये वो जीव जंतु होते हैं जिसको माना जाता है कि ये सरीसृप है। ठीक है, सरीसृप है। खैर ये भी इतना पॉइंट को ये भी इतना याद रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी चीजों को अपन देखेंगे। इतना पॉइंट याद है, रेप्टाइला, और फिर जो हमारे पास में एवीज, और हमारे पास जो आखिरी वाला बचेगा उसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो इतनी कहानी को बिल्कुल याद रखना है, चीजों को बनाकर रखना है। एक आखिरी क्लास लगेगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा दूंगा आप लोग को, और लास्ट पॉइंट पे तीनों के तीनों जो क्लास है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा उस पॉइंट की भी बची रहेगी, नहीं पता चला आखिरी क्लास 15-20 मिनट में खत्म हो गई, तो इसलिए आखिरी क्लास में छोड़ देते हैं। तो आज मैंने आप लोग को मेन तौर पर क्या समझाया बेटा, आज मैंने आप लोगों को टेट्रापोडा स्टार्ट किया था, और टेट्रापोडा को स्टार्ट करके मैंने आपको समझाया कि इसमें से कौन साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है, उसके बाद कॉन्ड्रिक्थीस क्या होता है, ठीक, और उसके बाद आता है ऑस्टिकथीस क्या होता है,
ठीक है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑस्टिकथीस के बाद में कि एम्फीबियंस क्या होता है। तो भाई आज बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने, इन चारों को रिवीजन करो, कहानियां बनाओ, ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक तो है नहीं, आसान था, चीजों को बनाओगे तो चीजें एकदम आसानी से सब चीजें बन जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए लास्ट पॉइंट करते हैं, फिर क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। और अभी तक जो पार्ट है ये 9th लेक्चर था आज का हमारा, और इसके बाद एक आखिरी लेक्चर होगा और उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो लास्ट लेक्चर में जो है ना मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, कम से कम 10 15 20 ऐसा कुछ भी होगा, तो वो क्वेश्चन बना लिए, मतलब समझ लो कि हमारा चैप्टर का पूरा डेटा मुट्ठी में, समझ रहे हैं। वैसे भी मैं आपको कुल मिलाकर 70-80 क्वेश्चन करवा ही चुका हूं, मतलब ऑलमोस्ट जितना करवाना चाहिए था एज अ टीचर मुझे ऑनलाइन स्टडीज में, उससे ज्यादा ही मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो ये टोटल ओवरऑल आपको मिल जाएगा 70-80 क्वेश्चन, और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड और फिर अगले टॉपिक से भी रिलेटेड मैंने करवाए। तो चलिए आज का देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस को बनाते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और कितना बेहतर सवाल बना सकता है। पहला प्रश्न आपके सामने, कुछ नहीं भी जानते हो तब भी जवाब बताना है। जैसे न्यूमैटिक बोन इनमें से किसमें पाई जाती है, आपको जवाब देना है, और कुछ चीजों का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मिल भी जाएगा। न्यूमैटिक बोन का मतलब होता है बेटा, एक बोन होती है जो अंदर से खोखली होती है। अब जब ये अंदर से खोखली बोन होती है ना, तो उनमें पाया जाता है खोखली हड्डी, खोखली अस्थि। अब खोखली अस्थि का मतलब है कि उनके पास में पाया जाएगा एयर स्पेस, और अगर वो एयर स्पेस है मतलब वो हल्की होगी उसकी, और हल्की हड्डियां अगर प्रेजेंट रहती हैं तो ये उड़ने में मदद करती हैं, भार नहीं बढ़ाती हैं, और ये प्रेजेंट होती है पक्षी में, एवीज में प्रेजेंट होती है। पक्षी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पेस, और अगर वो एयर स्पेस है मतलब वो हल्की होगी उसकी, और हल्की हड्डियां अगर प्रेजेंट रहती हैं तो ये उड़ने में मदद करती हैं, भार नहीं बढ़ाती हैं, और ये प्रेजेंट होती है पक्षी में, एवीज में प्रेजेंट होती है। पक्षी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि अगर हम कहें किसमें होती है, एवीज में होती है, पक्षी में इस प्रकार का बोन्स पाया जाता है। ये क्वेश्चन है 2019-2021 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर का प्रश्न है, इसके ऊपर में जवाब बताइए और बताइए कि क्या सही मैच कर रहा है। ऐसे प्रश्न तुम बना लिए ना, मतलब समझ लो मजा आ जाएगा। ये ऐसे प्रश्न जनरली इसलिए डालता हूं मैं बच्चों के, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाए, पूरा कॉन्सेप्ट, और एक साथ 5-5 6-6 फाइलम के बारे में पता चल जाए, कंपैरेटिवली स्टडी हो जाए। तो ऐसे प्रश्न बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से बनाना। स्तंभ ए लिखा हुआ है, स्तंभ 2 लिखा हुआ है। स्तंभ ए में लिखा हुआ पोरीफेरा, एस्केलमेंथिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, और इससे जुड़े हुए स्तंभ में बाजू में यहां पर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है, मतलब कि इनके मुख्य लक्षण कौन से। ऐसे प्रश्न की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो आपको एकदम आसानी से बन रहा है पहले उससे स्टार्ट करो। जैसे मान लो मेरे साथ मान लो बन रहा है तुमसे, अब एग्जांपल जैसे कुछ नहीं याद होगा तो कम से कम किसी न किसी को नाल तंत्र जरूर याद रहेगा। कैनल सिस्टम पोरीफेरा में हमने पढ़ा है, तो ए का हो गया फर्स्ट, मान लो ये सही जवाब है। ठीक, फिर पॉइंट आ जाता है जैसे आर्थ्रोपोडा, बहुत आसान है, तो आर्थ्रोपोडा का तो चौथा ही होगा, संयुक्त उपांग ही सही है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र। फिर आया एस्केलमेंथिस और एनालिडा। एनलिडा के पास में विखंडन जो है वो मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो सही बात है, एनलिडा और आर्थ्रोपोडा दो ही में तो रहते हैं। और एस्केलमेंथिस में पाया जाएगा पेशी ग्रिशनी, मस्कुलर फेरिंक्स। चलो मैच करो फटाफट, ए का हो गया फर्स्ट, ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया यहां पर 5, डी का हो गया इनमें से 4th, ई का हो गया सेकंड। इस पूरे आंसर को देखते हुए आपको सी ऑप्शन सही लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, होप सो आपको दिख रहा होगा ये बात, और सी ही आंसर सही है। कि किसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो भाई पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैनल सिस्टम, नाल तंत्र। एस्केलमेंथिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पेशीय ग्रिशनी मतलब मस्कुलर फेरिंक्स। एनलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटामर्स मतलब खंड, विखंड प्रेजेंट रहेगा। और आर्थ्रोपोडा एग्जांपल है संयुक्त उपांग, और इकाइनो मतलब जॉइंट अपेंडेजेस। इकाइनोडर्माटा एग्जांपल है वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये पाचन में, उत्सर्जन में, परिसंचरण में सब में मदद करता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने में, इसको भी ध्यान से सुनना कि उभयचर वर्ग है। उभयचर अभी हम पढ़ेंगे, एम्फीबियंस थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया मैंने, और अभी हम उसको आगे और भी पढ़ेंगे। उभयचर वर्ग के प्राणी है, सरीसृप वर्ग के प्राणियों से निम्न सभी समानताएं रखते हैं सिवाय इसके, मतलब सरीसृप, अभी अगला पार्ट तो हम पढ़ने वाले हैं तो कोई समस्या है नहीं, उसमें हम पढ़ लेंगे। उभयचर वर्ग के प्राणी और सरीसृप मतलब रेप्टाइला और एम्फीबियंस में मेजर डिफरेंस, दोनों टेट्रापोडा होते हैं,
पता है हमको दोनों टेट्रापोडा होते हैं, पर दोनों में क्या असमानता है? अधर हृदय, वेंट्रल हार्ट, दोनों में समान है। बाहरी निषेचन व अप्रत्यक्ष परिवर्धन, कुछ हद तक ये मान सकते हैं, चलो मान ले। एक लिंगाश्रयी और अंडज, दोनों अंडज होते हैं। असमतापी, दोनों असमतापी होते हैं। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से लग रहा है बी ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि निषेचन जो है ना वो आंतरिक होता है, चाहे सांप हो चाहे जितने भी रेप्टाइल है वो आंतरिक निषेचन करते हैं और उनमें लार्वा वगैरह जल्दी नहीं होती है, उभयचर में लार्वा वगैरह होता है। तो बी आंसर मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये मैच नहीं करता है, और ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये होता है असमतापी दोनों है, दोनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एक लिंगाश्रयी जो होता है, एक लिंगाश्रयी का मतलब होता है कि एक लिंगी होते हैं, तो कभी कभी ये बात सही है, एक लिंगी होते ही हैं। अंडज, दोनों अंडे देते हैं। सांप का भी अंडा सुना होगा, डायनासोर का अंडा भी सुना होगा, और फ्रॉग का अंडा भी सुना ही होगा, तो ये तो सही बात है। अधर अधर वेंट्रल हृदय, सामने के टाइप में जो है वो हार्ट रहता है, ये बात सही है, तीनों में रहता है ये बात, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर हमें लगता है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब उसके बाद आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नीचे दिए गए लक्षण किससे संबंधित हैं? आपको क्या लगता है ये लक्षण जो लिखे हुए हैं ये किससे संबंधित हैं? पहला पॉइंट, शरीर, बहुत ध्यान सुनना, शरीर शुष्क है, सल्क युक्त त्वचा से ढका हुआ है, बाह्य त्वचीय सल्क या प्रशल्क से घिरा होता है, इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते, इनमें रेंगने की आदत होती है, और 3 कक्ष वाला हृदय है। अगला ही पार्ट आप जो पढ़ोगे वो यही है। फिलहाल जो मन करता है आंसर लगा दो और बताओ। रेप्टाइला याद रखना उसमें, जिसमें रेंगने की आदत होती है, क्रीपिंग करने की आदत होती है, उन्हें रेप्टाइला कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं सरीसृप। इनके पास ही 3 चैम्बर्ड का हार्ट पाया जाता है, इनके पास ही बाह्य कर्ण प्रेजेंट नहीं होते, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, इनके पास ही शुष्क शल्क त्वचा होती है जिसको केचुल छोड़ते हैं। आपने देखा होगा छिपकली को और सांप को, वो केचुल छोड़ने वाला काम सरीसृप ही करते हैं। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या बता रहा है। स्तंभ नंबर 1 को स्तंभ नंबर 2 से सुमेलित करिए और बताइए कि कौन सा सही विकल्प है। कौन कौन किससे किससे क्या क्या मैच कर रहा है, एक से ज्यादा आंसर सही है। उपास्थल मछलियां और अस्थिल मछलियां, ये हमने पढ़ लिया है, इसके ऊपर अच्छा पॉइंट पूछा जाएगा। उपास्थल मछलियां और अस्थिल मछलियों के ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या होता है, देखो पॉइंट आते हैं बेटा। उपास्थल मछलियां जो होती हैं वो प्रायः अंडज जरायुज क्या होती है, कुछ जरायुज होती है, ये बात सही है, ठीक है। उपास्थल मछलियां सामान्यतः बाह्य निषेचन करती हैं, आंतरिक निषेचन करती हैं। तो ए का होगा मेरे हिसाब से सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ये ऑप्शन सही है। अस्थिल मछलियां हमेशा जो है ना वो मतलब करेंगी बाह्य निषेचन, ठीक है, ये पहला पार्ट आ जाएगा बाह्य निषेचन। उसके अलावा अंडज होती हैं ये मछलियां, प्रत्यक्ष परिवर्धन करती हैं, तो फर्स्ट, थर्ड और हो गया हमारे पास में 5, तो आंसर जो होगा वो बी आंसर इसका सबसे सही बनेगा, ठीक है, बी आंसर इसका सबसे सही बनेगा। तो थर्ड एंड फोर्थ ये सही जवाब है, वो उस हिसाब से ही बनता है। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ, 6 नंबर का प्रश्न। देखिए ये क्या जवाब देता है, 7वें नंबर का प्रश्न। मतलब समझ रहे हो ना, ये पॉइंट पढ़ाया ही जा चुका, 2 मिनट पहले बताया हूं मैंने कि अस्थिल मछलियां अंडज होती हैं, वो जरायुज होती हैं, उपास्थल मछलियों में जो है क्या पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, सब तो बता ही चुका हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन, वर्ग उभयचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही और गलत है? क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा कथन सही और गलत है? बताइए इस प्रश्न का जवाब। वर्ग उभयचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, आपको बताना है। उभयचर है ना, एम्फीबियंस, अभी हम इसको पढ़ेंगे। इनका सिर धड़ में विभेदित होता है, कुछ उभयचर में पूंछ उपस्थित होती है, हाँ कुछ हद तक सही है। क्लोम फेफड़ा और त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, क्लोम के द्वारा भी, फेफड़ों के द्वारा भी, त्वचा के द्वारा, ये भी बात सही है। इनके सभी सदस्यों में सल्क पाए जाते हैं, यहां पर बात गलत हो गई, इनके पास सल्क नहीं पाई जाती, नम त्वचा प्रेजेंट होती है, दोहरा जीवन जीते हैं, पलकें पाई जाती है, क्लोम होता है, नहीं होता तो ये है, दैट्स आंसर जो है वो यही आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 7वें की तरफ में, ठीक है, ये 7वें नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए, बताइए यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा क्या है, कि प्रायः अकशेरुक रज्जु कहलाते हैं। यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा में अकशेरुक मतलब वर्टिब्रेट्स नहीं बनता है, ये बात सही है। ये अकशेरुक और रज्जुकी के बीच में एक योजक जोड़ी होते हैं, अकशेरुक और रज्जुकी नॉन वर्टिब्रेट्स, और इनके बीच में एक योजक जोड़ी, वही सही बात है, दोनों कथन सही है, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या बताता है, बिल्कुल सही बात है, और ये आंसर एकदम सही मुझे लग रहा है, ये ऑप्शन सही।
और इन सभी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने मछलियों के बारे में पढ़ लिया, पूरा पॉइंट याद हो गया और करना है आपको रिवीजन बार बार करना है। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास होगी और उसके ऊपर अपन क्वेश्चन बनाएंगे और फिर चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।